बच्चों, आज हम देख रहे हैं टॉपिक 2.10 डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। पहले समझ लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर। कोई भी इंसुलेटर जैसे कि प्लास्टिक हो गया या फिर रबर हो गया, कांच हो गया, तो ये सभी डाइलेक्ट्रिक। उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है, ये हम खास तौर पे यहाँ पे समझने वाले हैं। और उसमें एक प्रोसेस जो बनती है पोलराइजेशन, उस पोलराइजेशन को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले ये फिगर जो दी गई है उसको देखो। यहाँ पे ये कंडक्टर है। आप कोई भी कंडक्टर ले लो, जिंक ले लो या फिर कॉपर ले लो, आयन ले लो, और इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अप्लाई किया हुआ है, यानी कि इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं हम, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में आपको पता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। वो मेटल को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन मेटल में घूम सकते हैं। तो क्या होगा ऐसे में कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है उसको इस तरफ फोर्स लगेगा। इसलिए कंडक्टर की इस साइड पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हुए, इसलिए इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे अच्छे से समझ लो कि ये पूरा जो चार्ज है सिर्फ सरफेस पे होता है, लेकिन हम सरफेस पे एग्जैक्टली चार्ज नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने इसको यहाँ पे अंदर दिखाया, या फिर आप बाहर भी दिखा सकते हो। बट समझना ये है कि पूरा का पूरा चार्ज सिर्फ सरफेस पे आ जाता है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इस तरफ शिफ्ट हो गए, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन जिस एटम में से निकल के यहाँ पे शिफ्ट हुए वो सारे एटम पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी कि इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब इस वजह से अंदर एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आप समझ सकते हो कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होगा, जिसको यहाँ पे दिखाया गया ई इंटरनल। ये जो था वो ई एक्सटर्नल या आउटर है, और ये है ई इंटरनल। तो ई इंटरनल जो है वो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यानी कि लेफ्ट साइड में है, जबकि जो एक्सटर्नल या फिर आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे राइट साइड में, ये बाहर से अप्लाई हो रहा है और वो है राइट साइड में, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के ही चार्ज से हो रहा है और वो है लेफ्ट साइड में। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अमाउंट के जब हो जाते हैं, तब ऑब्वियसली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इस वजह से अंदर कंडक्टर के अंदर हमने आगे भी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं होता है। EO प्लस EI इजकल टू ऑलवेज 0। यही सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। When a conductor is placed in an external electric field, the free charge carriers moves and distributes itself in such a way that the electric field due to induced charge opposes the external field within the conductor. This happens until the static situation, the two fields can cancel each other and the net electrostatic field in the conductor is 0. यानी कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू होता है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज का और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन शुरू होता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक इस चार्ज के एक्यूमुलेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो यानी कि ई इंटरनल और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है EO, ये दोनों सेम अमाउंट के ना हो जाए। जब ये सेम अमाउंट के हो जाते हैं तो ऑब्वियसली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो 0 हो जाता है। अब देखते हैं कि अगर हम इसी जगह पे कंडक्टर को ना रखते हुए किसी डाइलेक्ट्रिक को यानी कि इंसुलेटर को डाले तो क्या होता है। तो ये रखा है हमने एक डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहां पे ये EO एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है डाइलेक्ट्रिक जो कि हमने इसमें प्लेस किया हुआ है। अब डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए हम उसको इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर कहते हैं।
उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वो फ्री नहीं होता है। अब इस वजह से क्या होगा कि हर एक मॉलिक्यूल या हर एक एटम जो भी है उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर ऐसे कहूं कि एटॉमिक लेवल पे एक तरह का स्ट्रेचिंग होगा। स्ट्रेचिंग यानी कि क्या कह रहा हूं मैं, समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कि ये कोई एटम यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये एटम का न्यूक्लियस है जो कि आप जानते हो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन, रादर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा पूरा। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, काफी इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका पूरा क्लाउड होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिपेंड करता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। एनीवेज, हमें यह समझना है कि ये जो है अभी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये है पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन स्टेडी नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट घूम रहा होता है, बहुत ही फास्ट। आप समझ लो कि एक सेकंड में 10⁻11 रोटेशन के आसपास, एक सेकंड में 10⁻11 रोटेशन ये इलेक्ट्रॉन करता है। तो आप इसको पूरी एक नेगेटिव रिंग ही मान सकते हो, ये सिर्फ एक पार्टिकल की तरह नहीं सोच सकते। वैसे इलेक्ट्रॉन है वहां पे पार्टिकल, लेकिन इतना फास्ट घूम रहा है कि वो पूरा एक नेगेटिव रिंग जैसा फॉर्म कर लेता है। अब ये जो नेगेटिव रिंग बन गई इसकी, इसका सेंटर, इस नेगेटिव रिंग का यानी कि नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो भी यहीं पे है। जहां पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वहीं पे नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर आ गया। ये नॉर्मल सिचुएशन हुई। लेकिन अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो इस तरह से, तो ऐसे में क्या होगा ये समझने लायक है। इस सिचुएशन में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मैं जरा इसको डिस्प्ले कर रहा हूं यहां पे। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर यानी कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो। इन दोनों फोर्सेस की वजह से अब ये पूरा एटम या फिर मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूल पूरा स्ट्रेच होगा। अब स्ट्रेच होने की वजह से ये एटम कुछ इस तरह से डाइपोल फॉर्म कर लेगा, ऐसी डाइपोल फॉर्म कर लेगा। यहां पे ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। आप समझो, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ खींच गया और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा इस तरफ खींच गया है। अब आप समझिए कि नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो अब यहां पे आ गया है, यहां पे। तो ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहां पे और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहां पे है, तो ये बन गया एक डाइपोल। तो पूरा एटम इस तरह से एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। मॉलिक्यूल भी अगर होगा तो वो इस तरह से एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब इस वजह से पूरे के पूरे सब्सटेंस के अंदर, पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इस तरह के डाइपोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सब कुछ स्टेडी है, वहीं पे है, अभी कुछ भी हिला नहीं अपनी जगह से। सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे, सभी इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट में ही है, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के नहीं गया है। लेकिन सिर्फ हुआ यह है कि पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर दोनों अलग हो गए हैं। इस वजह से यहां पे डाइपोल बन गया है। यानी कि आप समझिए कि एक पोल पॉजिटिव और एक पोल नेगेटिव बन गया है। इस तरह से पोल फॉर्म होना, उसी को ही कहते हैं पोलराइजेशन। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इस डाइलेक्ट्रिक के एटम्स के अंदर पोलराइजेशन हुआ है, पोल्स फॉर्म हो गए, इसलिए पोलराइजेशन हुआ है। अब ये तो हुई माइक्रोस्कोपिक बात, यानी कि एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूल लेवल पे क्या हो रहा है वो बात हुई। अब हम समझते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है। जैसे कि अगर मैं इस सरफेस के बारे में बात करूं, सिर्फ इस सरफेस के बारे में, तो वहां पे क्या हो रहा है मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि मैं इस छोटी सी सरफेस को थोड़ा सा जूम करके यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये होगी सरफेस जो कि मैंने जूम की हुई है। ये पिक्चर पूरा ऐसे जूम करके सोचो। अब यहां पे अंदर जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स है उसका पोलराइजेशन हुआगा।
तो पोलराइजेशन की वजह से अब मैं यहां पे ऐसे डाइपोल्स ड्रॉ कर सकता हूं। ये वही डाइपोल्स हैं जो कि हमने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में डिस्कस किए हुए हैं। अब ये डाइपोल्स इस तरह से अरेंज हैं, ये वहीं पे है, ये वही एटम है जो कि डाइपोल बन गया अभी। इसमें ये साइड है पॉजिटिव सभी डाइपोल में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, और ये जो साइड है वो नेगेटिव बनने वाली, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट फोर्स लगेगा। सेम इस पीछे की जो एरे है पूरी डाइपोल की, उसमें भी इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएंगे। ऐसा आप पूरे के पूरे सब्सटेंस में ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि ये जो चार्ज है, एक डाइपोल का पॉजिटिव और उसके पास वाले का नेगेटिव, ये जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर डालेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल क्लोज आ गए, इसलिए इसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाएगा, यानी कि ये पोर्शन आपको न्यूट्रल दिखेगा। सेम यहां भी वही होगा ना, क्योंकि यहां भी अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन यहां भी इसी तरह से डाइपोल की पूरी एरे आएगी, तो यहां भी वही होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो सरफेस के ऊपर चार्ज है, ये जो डाइपोल्स हैं जो कि सरफेस के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं रहेगा और उसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, जो इस डाइपोल के पॉजिटिव चार्जेस हैं वही यहां पे दिखाए हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी सरफेस पॉजिटिव बन जाएगी। अब अगर हम अपोजिट सरफेस की बात करें यहां पे, तो यहां पे जो सारे डाइपोल्स हैं, उस डाइपोल का नेगेटिव चार्ज जो है सरफेस की ओर है, तो वो नेगेटिव चार्ज यहां पे दिखेगा आपको, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर की ओर होगा और उसको उसके पास वाला जो डाइपोल है उसके नेगेटिव से कैंसलेशन मिल जाएगा। यानी कि यहां पे अंदर हर एक जगह पे टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, लेकिन सरफेस के ऊपर इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देख रहे हो कि ये चार्ज जिस तरह कंडक्टर में प्रोड्यूस होते हैं उसी तरह के चार्ज है, यानी कि कंडक्टर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव था। लेकिन याद रखो कि कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर में जो चार्ज प्रोडक्शन होता है उसका रीजन बिल्कुल डिफरेंट है। कंडक्टर में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सरफेस के ऊपर डाइपोल का इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इस वजह से वापस यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसको हम ई इंटरनल कहेंगे। यहां पे ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये सिग्मा के तौर पे दिखाई गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटरनल प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहां पे एक ऐसी बात है जो कि कंडक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है, वो ये कि यहां पे जो ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्रोड्यूस होगा वो ई एक्सटर्नल यानी कि ईओ से हमेशा कम होगा, ये कभी उसके जितना भी नहीं होगा, उससे कम रहेगा। जबकि कंडक्टर में हमने देखा था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम अमाउंट के थे, इसलिए कैंसिल हो जाता था। जबकि यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईओ और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटरनल दोनों सेम नहीं होंगे, इसलिए इसका समेशन जीरो नहीं होगा। यहां पे लिखा हुआ है ईओ प्लस ई इंटरनल इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जीरो नहीं हो जाएगा। और आप समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि हमेशा
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, जबकि ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कम रहेगा। अब आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों भाई, क्यों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है? समझते हैं। देखो, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो इस एटम या मॉलिक्यूल के पोलराइजेशन से हुआ है। अब पोलराइजेशन फ्री में नहीं होता है, इसमें फोर्स लगता है, और ये फोर्स जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करता है। तो इस फोर्स की वजह से इसका पोलराइजेशन होता है, लेकिन यहां पे 100% पोलराइजेशन नहीं होता है। इस वजह से ये जो चार्ज यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ, वो कंडक्टर की कंपैरिजन में कम ही प्रोड्यूस हो पाता है, और इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंटरनल वो हमेशा कम रह जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में कम हो जाएगी। यही सारी बातें यहां पे लिखी हुई है, जरा देख लेते हैं इसको भी। इन ए डाइलेक्ट्रिक दिस फ्री मोमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, यानी कि जो कंडक्टर में फ्री मोमेंट ऑफ चार्ज पॉसिबल है वो डाइलेक्ट्रिक में पॉसिबल नहीं है। इन टर्न द एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूसेस डाइपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको स्ट्रेच करके या उसको रीओरिएंट करके डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमने यहां पे समझा। हमने यहां पे स्ट्रेचिंग का एग्जांपल लिया। एक और बात बता दूं, वो है रीओरिएंटेशन की। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जो कि पहले से ही डाइपोल मोमेंट के साथ होते हैं, मींस उसमें डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पहले से, तो ऐसे में उसको स्ट्रेच होने की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ रीओरिएंट होने की जरूरत है, इस तरह से रीओरिएंट हो जाने की जरूरत है। तो ऐसे में उस तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए यहां पे लिखा है कि रीओरिएंटेशन और से रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब आगे, ड्यू टू द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट्स देयर इज ए नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक which produces a field which opposes the external field, यानी कि डाइलेक्ट्रिक में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जो कलेक्टिव इफेक्ट मिलती है, यानी कि टोटल इफेक्ट जो मिलती है वो ये है कि इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव और इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और इसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यहां पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हाउएवर हियर द अपोजिंग फील्ड, ये जो फील्ड है ई इंटरनल, वो अभी एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रहा है। सो हाउएवर हियर द अपोजिंग फील्ड सो इंड्यूस्ड डज नॉट एग्जैक्टली कैंसल द एक्सटर्नल फील्ड, इट ओनली रिड्यूसेस इट, यानी कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो एक्सटर्नल को 100% कैंसिल नहीं कर पाता, बट उसको रिड्यूस कर देता है। The extent of the effect depends on the nature of the dielectric. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैंसिल हो पाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैंसिल कर पाएगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सी डाइलेक्ट्रिक आपने ली है। हर एक डाइलेक्ट्रिक की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उसके मुताबिक उसमें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक के जो दो टाइप्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक है नॉन पोलर और दूसरा है पोलर। यहां पे नॉन पोलर के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वगैरह। इन सभी को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग नहीं होते। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अब इस एटम के अंदर
जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसका न्यूक्लियस होता है, जो कि यहाँ पे सेंटर पे होगा, और उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन का सेंटर भी वही हुआ जहां पे पॉजिटिव का सेंटर है, यानी कि पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है। इसमें कोई डाइपोल मोमेंट होती नहीं है। इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती, इसलिए इसमें कोई पोल नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं नॉन पोलर। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में भी यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है कार्बन और ये है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो इसमें भी दोनों ऑक्सीजन और एक कार्बन ये न्यूट्रल रहते हैं, इसमें कोई डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होती है, इसलिए ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो बिना डाइपोल मोमेंट का होता है, उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको नॉन पोलर कहते हैं। सेम चीज़ एप्लीकेबल है हाइड्रोजन के लिए। ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ, ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स थे। तो हाइड्रोजन एटम्स में भी वही हाल होता है कि इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होती और इस वजह से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर रह जाता है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें मॉलिक्यूल पे कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहता है, इसलिए इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब जरा ये लाइंस भी देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट we need to look at the charge distribution of dielectric at the molecular level. The molecules of the substance may be polar or non-polar. In a non-polar molecule, the center of positive and negative charges coincide and so the molecule thus have no permanent dipole moment. यही बात में हमने की कि non-polar में the center of positive and the center of negative coincide each other. Center of positive यानी क्या हुआ, न्यूक्लियस, और center of negative यानी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है उसका सेंटर। तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं, इसलिए इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसमें नहीं होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। अब देखते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी अपने आप में डाइपोल मोमेंट रखते हैं। इसकी वजह है बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होना। जैसे कि हम HCl को देखते हैं। पहले देखिए HCl में यहां पे मैं जरा डिस्प्ले कर देता हूं इसको। ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन, HCl। अब इसमें होता ही है कि जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। इसलिए इस इम्बैलेंस की वजह से क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर यानी कि क्लोरीन की ओर खींचता है। अब इस वजह से होता यह है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है तो ऑब्वियस बात है कि हाइड्रोजन पे से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, इसलिए हाइड्रोजन बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज, जबकि क्लोरीन बन जाता है नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि क्लोरीन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट मिल रही है, इसलिए क्लोरीन बन जाता है नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाता है। तो अब आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में एक एंड पॉजिटिव है और एक एंड नेगेटिव बन रहा है, यानी कि इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। ये परमानेंटली एक डाइपोल है। HCl मॉलिक्यूल अपने आप में ही परमानेंटली एक डाइपोल है। याद रहे कि हमने यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया है। अब सेम चीज बनती है H2O में भी। यहां पे ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन, ये भी है हाइड्रोजन। यहां भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है।
और इस वजह से बेचारा हाइड्रोजन बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। ये हाइड्रोजन बन गया पॉजिटिवली चार्ज, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन बन जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहां पे H2O में एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है। मैं ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखाई जाती है। तो ये जो है अभी हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से ये डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर दिखाई गई है। तो आप देख सकते हो कि इस H2O मॉलिक्यूल में एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट P प्रोड्यूस हो रही है। सेम चीज आप यहां भी दिखा सकते थे HCl में। HCl में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि क्लोरीन से हाइड्रोजन की ओर होगी। तो ये होगी उसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो इन शॉर्ट हम ये देख रहे हैं कि HCl और ये H2O ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी ऑलरेडी पोलर है, यानी कि इसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, अ पोलर मॉलिक्यूल इज वन in which the center of positive and the negative charges are separated even when there is no external field। ये बात हमने की कि HCl में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच जाएगा क्लोरीन की ओर। तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट मिल रही है, इसलिए क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो अब ऑब्वियस बात है, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की अभी बात करूं तो नॉर्मली हाइड्रोजन में क्या होगा, अगर ये क्लोरीन के साथ नहीं जुड़ा है तो नॉर्मली हाइड्रोजन में क्या होगा कि इसका जो सेंटर है, यानी कि इसका न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन से बना है वो, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होता है। इसलिए नॉर्मली हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का घूम रहा होगा उसको क्लोरीन ने अपनी ओर खींचा हुआ है। पूरा नहीं खींच जाता, लेकिन थोड़ा सा उसकी ओर शिफ्ट होता है। इस वजह से क्या होगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा इस तरफ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बन जाएगा पॉजिटिव आयन, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, इसलिए क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट मिलेगी, तो क्लोरीन बन गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि HCl में the center of positive charge and the center of negative charge are not coinciding on each other, and that's why there is a permanent dipole moment. The same thing is happening for H2O molecule also. यहां भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच के ऑक्सीजन की ओर, और यहां भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच के ऑक्सीजन की ओर आ रहा है। इसलिए हाइड्रोजन दोनों पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाता है, और इस तरह से यहां भी एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है। एन आयनिक मॉलिक्यूल सच एज HCl और ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज H2O आर एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं कि एक पूरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। इसमें भी दो बातें आएंगी, एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाला सब्सटेंस और दूसरा है पोलर मॉलिक्यूल्स वाला सब्सटेंस। सबसे पहले हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाले सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ये फिगर देखिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 है और इस सब्सटेंस में ये सारे मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो ऐसे में मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे पे कोइंसाइड होते हैं, इसलिए टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होती है। तो आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल्स में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब अगर हम इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में हमने आगे बात की है इसके बारे में कि डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है। दरअसल
जो मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रेच होता है और इस वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा सा खींच जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में खींच जाता है। इस तरह से इसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अब आप देख रहे हो कि एक तरह से डाइपोल्स बन गए और इसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुई है। तो इस तरह से पूरे के पूरे सब्सटेंस में हर एक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है। तो होता यह कि इस सब्सटेंस की जो ये राइट साइड है उसमें ऐसे डाइपोल के ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि पूरी सरफेस इस सब्सटेंस की ये राइट साइड की सरफेस पूरी पॉजिटिव बन जाती है। मैं जरा ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे डिस्प्ले कर देता हूं। इस सब्सटेंस की ये राइट साइड पूरी पॉजिटिव बन गई है और ऑब्वियसली इन सभी डाइपोल मोमेंट्स, ये सारे जो डाइपोल यहां पे प्रोड्यूस होंगे उनके नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो अपोजिट सरफेस है वो पूरी नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। तो यहां पे मैं नेगेटिव चार्ज भी डिस्प्ले कर देता हूं। ये हो गया यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से पूरा का पूरा सब्सटेंस एक तरह से देखा जाए तो डाइपोल ही बन जाता है। अब देख सकते हो कि ये पूरी सरफेस नेगेटिव है, ये पूरी सरफेस पॉजिटिव है और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, तो ये पूरा सब्सटेंस ही अभी एक डाइपोल बन गया। अब इस हाल में इस पॉजिटिव चार्ज का और इस नेगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यानी कि लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो कम रहता है, इसलिए सब्सटेंस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके जितना होता है और ऑब्वियसली वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में ही होगा और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा सब्सटेंस ही एक डाइपोल बन गया है। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पूरा का पूरा सब्सटेंस ही एक डाइपोल बन गया है। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं और इस डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। तो ये यहां पे अब पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक बन गया है। तो ऑब्वियसली इस सब्सटेंस की एक डाइपोल मोमेंट भी होगी। हम ये डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई डाइपोल मोमेंट P। नॉर्मली ये जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में होती है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो तो ये डाइपोल मोमेंट बढ़ती है। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ये जो पहले की सिचुएशन थी सारे मॉलिक्यूल्स की जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो थी वो डाइपोल मोमेंट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो स्ट्रेचिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा और इस वजह से डाइपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी, तो पूरे सब्सटेंस में जो डाइपोल मोमेंट है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। यही बात यहां पे लिखी हुई है। अ डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे जो फर्स्ट फिगर है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए और दूसरी फिगर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। अब हम चलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में। ये सब्सटेंस पोलर मॉलिक्यूल्स वाला सब्सटेंस है। इसका मतलब ये हो कि इसके मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट होगी। जैसे कि हमने सपोज कि HCl का पूरा सब्सटेंस ले लिया, तो ऐसे में इसके मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारे डाइपोल मोमेंट्स दिखाए गए हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, लेकिन सारे के सारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है। आप जानते हो कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, इसमें इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है। तो इस तरह से
सभी डाइपोल मोमेंट्स रैंडमली पड़ी हुई है अभी। अब हम इस पे अगर इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इज नाउ नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे में क्या होगा कि ये सारी जो डाइपोल्स पहले थी वो अपने आप को रीओरिएंट करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये सारी जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रीअरेंज करेगी। आप देख सकते हो कि ये जो डाइपोल मोमेंट इस तरफ थी वो अब इस तरफ आ गई, ये जो डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट अपोजिट थी वो कुछ कुछ इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई, ये डाइपोल मोमेंट जो ऊपर थी वो भी इस तरफ आ गई, ये डाइपोल मोमेंट जो नीचे की ओर थी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई। यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लें हम कि सारी की सारी डाइपोल मोमेंट्स यानी कि सभी मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बन पाता। इसका सबसे बड़ा रीजन है टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स में होने वाला थर्मल वाइब्रेशन। अभी यहां पे कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर होगा, जैसे कि रूम टेम्परेचर है तो वो 300 केल्विन होता है। तो इस टेम्परेचर पे ये सारे डाइपोल्स ऑसिलेट करते होते हैं। तो ऐसे में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया फिर भी सारी डाइपोल एक ही डायरेक्शन में 100% अरेंज नहीं हो पाती। यहां पे सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारी डाइपोल को अपनी ओर मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में अरेंज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर इन सभी डाइपोल्स को हिला रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए उसको रैंडमाइज कर रहा है। वो उसको रैंडम होने में हेल्पफुल करेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ऑर्गेनाइज होने में हेल्पफुल करेगा। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होने वाली पोटेंशियल एनर्जी वो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करने की कोशिश करती है, जबकि थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, थर्मल एनर्जी जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है रादर, वो इन सभी डाइपोल को रैंडमाइज करने की कोशिश करेगी, अलाइनमेंट बिगाड़ने की कोशिश करेगी। वैसे ही इन दोनों की लड़ाई में होता यह है कि ये पूरा का पूरा सब्सटेंस 100% एक तरफ पोलराइज नहीं हो पाता, लेकिन हां ये भी पोलराइज होता तो है। यहां भी मैं लिख सकता हूं कि ये भी अभी पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक बन गया है, और इसमें भी सब्सटेंस की ये साइड पॉजिटिव होगी और जो अपोजिट साइड है वो नेगेटिव होगी। तो इस तरह से इस सब्सटेंस में भी डाइपोल मोमेंट P प्रोड्यूस हुई है। यहां भी ये डाइपोल मोमेंट P इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में रहेगी। ये प्रॉपर्टी हमने दोनों ही डाइलेक्ट्रिक में देखी, नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स वाले दोनों ही डाइलेक्ट्रिक में हमने ये प्रॉपर्टी देखी कि ये जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि डाइपोल मोमेंट P is proportional to the external electric field E0। जिन डाइलेक्ट्रिक्स में ये इक्वेशन फॉलो होता है ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को कहते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। तो यहां पे हमने ये डाइलेक्ट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी देखी वो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स जैसी है, जहां पे हम कह रहे हैं कि इसमें प्रोड्यूस होने वाली डाइपोल मोमेंट वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में होती है। अब हम देखते हैं एक डेफिनेशन पोलराइजेशन। वैसे इसको इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन भी कहा जाता है। हमने देखा कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है।
तो सब्सटेंस में प्रोड्यूस होने वाली टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय सब्सटेंस का वॉल्यूम, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। यानी कि डेफिनेशन वाइज हम ऐसे कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आई रिपीट, polarization or intensity of polarization of a substance is total dipole moment per unit volume, और इसको कैपिटल P से डिस्प्ले किया जाता है। तो पोलराइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन जो कि है कैपिटल P। अब एक और बात समझते हैं, ये कैपिटल P यानी कि इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन में ही रहेगा। ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0। रीजन बड़ा सिंपल है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हो तो ऐसे में डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी, सब्सटेंस में जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है वो बढ़ेगी। अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी तो इस इक्वेशन के मुताबिक पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से that polarization P is proportional to electric field E0। अब यहां पे एक कांस्टेंट हम डाल सकते हैं और इस इक्वेशन को वापस लिख सकते हैं इस तरह से, P is equal to xi E0। यहां पे ये जो xi है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम। एक बार फिर से सुन लीजिए, xi इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम। xi अलग अलग सब्सटेंस के लिए ऑब्वियसली अलग अलग होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि xi की वैल्यू कितनी होगी। यहां पे ये एक इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अभी तक हमने समझा कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, इनफैक्ट कम हो जाता है। अब हम यहां पे इसी चीज को डिटेल में समझेंगे कि क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, किस तरह से ये कम हो जाता है। हाउ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक चेंजेस द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब इसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिखाया हुआ है, इसको देखिए, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके ऊपर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि आगे हमने बात की हुई है, इसके अंदर पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन दो वजह से हो सकता है। अगर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर था तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मॉलिक्यूल स्ट्रेच होंगे और उसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी, और इस तरह से पूरा स्लैब जो है एक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलर है तो ऐसे में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारी डाइपोल्स जो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट करती है, सारी डाइपोल अलाइन होगी, रीअरेंज होगी, और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। तो इस तरह से यहां भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डाइलेक्ट्रिक एक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा। इन दोनों केस में हमने एक कॉमन चीज देखी कि पोलराइजेशन हो जाने के बाद स्लैब की ये जो राइट साइड है इसमें हमें पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलती है। पूरी सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होती है, इसलिए पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलती है, जिसको हम सिग्मा पी कह सकते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड की सरफेस है इसमें हमें नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलती है, इसलिए इसको हम
माइनस सिग्मा पी कह सकते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पूरा हुआ और ये जो नेगेटिव चार्ज पूरा हुआ, उस वजह से पूरा का पूरा स्लैब एक डाइपोल बन जाता है और इस वजह से यहाँ पे एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट P दिखाई हुई है। आप जानते हो कि डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ड्रॉ की जाती है, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया और ये पूरा पॉजिटिव हो गया, तो ये स्लैब पूरा एक डाइपोल बन गया और इसकी डाइपोल मोमेंट है P। और इस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं पोलराइजेशन या फिर पोलराइजेशन की इंटेंसिटी, जो कि हमने आगे पढ़ा हुआ है। अब अगर पोलराइजेशन P है पोलराइजेशन या पोलराइजेशन इंटेंसिटी सपोज की P है और यहां पे मैं एक वॉल्यूम एलिमेंट ले रहा हूं। आप देख सकते हो मैंने यहां पे स्लैब में ये लिया है एक वॉल्यूम एलिमेंट जिसको हम कह सकते हैं डेल्टा V। ये क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट। वैसे बहुत ही छोटा लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं ताकि हम इसको समझ सकें। तो मैंने यहाँ पे एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया हुआ है। अब इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर टोटल चार्ज अगर हम डिस्कस करें तो 0 हो जाएगा। इसमें जितना भी चार्ज आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के तौर पे, डाइपोल के तौर पे, उसका टोटल सम ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। लेकिन इस वॉल्यूम एलिमेंट पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। हम इस वॉल्यूम एलिमेंट की डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट P, ये स्मॉल p है, डाइपोल मोमेंट स्मॉल p विल बी इक्वल टू पोलराइजेशन इंटेंसिटी कैपिटल P इनटू डेल्टा V। आप जानते हो कि पोलराइजेशन इंटेंसिटी कैपिटल P इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और ये हो गया उसके मल्टीप्लिकेशन में वॉल्यूम डेल्टा V। तो ऑब्वियसली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा हमें डाइपोल मोमेंट P। सो दिस इज डाइपोल मोमेंट स्मॉल p। ये किसके लिए डाइपोल मोमेंट है? हमने जो ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट चूज किया है उसके लिए डाइपोल मोमेंट है। अब ये डाइपोल मोमेंट पूरे सब्सटेंस में, पूरे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में कहीं भी आपको सेम मिलेगी। अगर आप वॉल्यूम एलिमेंट सेम रखते हो तो डाइपोल मोमेंट आपको पूरे वॉल्यूम में, पूरे सब्सटेंस में किसी भी जगह पे ऑब्वियसली सेम मिलेगी। और इस वॉल्यूम एलिमेंट में जो नेट चार्ज है वो पूरे सब्सटेंस में अंदर की ओर कहीं भी आप देखो तो 0 मिलेगा। लेकिन अगर हम सरफेस पे आके देखें तो नेट चार्ज 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा स्लैब मिल रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सरफेस के ऊपर चार्ज है लेकिन अंदर चार्ज नहीं है। दूसरा कि पूरे सब्सटेंस में हर एक जगह पे डाइपोल मोमेंट तो है। तो इस हालत में अब होगा ये कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, उस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होगा जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड में होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरनल चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो, और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। इसमें ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ज्यादा रहेगा और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम रहेगा। इस वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्लैब के अंदर आपको कम मिलेगा। यहां ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज ना हो तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो नहीं होगा। तो ऐसे में सब्सटेंस के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो एक्सटर्नल है उसके जितनी होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस हुए हैं और उसका एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से स्लैब के अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। तो ये था रीजन कि क्यों
डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। एक बात और यहां पे याद रख लेनी जरूरी है कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें मिल रही है स्लैब की सरफेस के ऊपर, वो बाउंड चार्जेस की वजह से है, फ्री चार्जेस की वजह से नहीं है। अगर ये कंडक्टर होता तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें मिलती वो फ्री चार्जेस की वजह से मिलती। तो आज हमने इस लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो किस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलती है, किस तरह से पोलराइजेशन होता है, ये सब कुछ हमने देखा। इसके अलावा हमने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन क्या है। एक नई चीज़ हमने पढ़ी वो है ज़ाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और साथ ही साथ हमने ये समझा कि क्यों डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। एक और बात बता दूं बच्चों आपको, आज हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख छोड़ी है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो।